इब्राहिम रईसी ये ईरान के वो प्रेसिडेंट थे जिनके दौरे हुकूमत में हिस्ट्री में पहली बार ईरान ने इसराइल पर डायरेक्ट हमला किया। इन्हीं की हुकूमत में पहली बार ईरान ने रूस यूक्रेन वॉर के वक्त रूस को ड्रोन्स और मिसाइल्स एक्सपोर्ट किए। सालों से रुके इंडिया और ईरान के बीच चाबार पोर्ट की डील इन्हीं की वजह से हो पाई। ये डील ईरान और इंडिया के लिए कितनी अहम थी, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हो कि इसी डील की वजह से अमेरिका ने इंडिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने तक की धमकी दे डाली। लेकिन 19 मई को अचानक से एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी डेथ हो गई। यह हेलीकॉप्टर उस वक्त क्रैश हुआ जब प्रेसिडेंट रईसी अजरबैजान और ईरान के जरिए बनाए गए एक जॉइंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम का इनॉग्रेशन करके वापस ईरान आ रहे थे। लेकिन रास्ते में खराब मौसम की वजह से उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और उनकी जान चली गई। लेकिन उनके साथ जो 2 और हेलीकॉप्टर थे वो सही सलामत लौट आए और प्रेसिडेंट रईसी के डेथ कंफर्म होने से पहले ही इजराइल की तरफ से ये बयान आ जाता है कि हेलीकॉप्टर के अंदर कोई नहीं बचा, सब मारे जा चुके हैं। इसे सुनकर आपके मन में कुछ सवाल जरूर आ रहे होंगे कि आखिर कैसे प्रेसिडेंट रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इस हेलीकॉप्टर क्रैश से इजराइल का क्या कनेक्शन है। मिडिल ईस्ट की सबसे पावरफुल कंट्री और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक वर्ल्ड की 14 रैंक वाली सबसे पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट आखिर तेहरान से इतनी दूर अजरबैजान हेलीकॉप्टर से क्यों गए, प्लेन से क्यों नहीं? और क्या प्रेसिडेंट रईसी के मौत के बाद ईरान की लीडरशिप बिखर जाएगी या फिर नहीं? इब्राहिम रईसी जिनकी मौत पर कई देशों में शोक का ऐलान किया गया, कई देशों के झंडे इनके सम्मान में झुका दिए गए, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में इन्हें पूचर ऑफ तेहरान यानी कि तेहरान का कसाई क्यों कहा जाता है? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या प्रेसिडेंट रईसी के डेथ के बाद ईरान के प्रॉक्सी जैसे हमास, हिजबुल्लाह और हुतीस इजराइल से वैसे ही मुकाबला कर पाएंगे जैसा पिछले 8 महीनों से कर पा रहे थे? सब समझेंगे आज की इस वीडियो में, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साल 1991 जब इब्राहिम रईसी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं और वो अपने जुडिशियरी कैरियर में इंटर करते हैं, उन्हें एक ही साथ ईरान के 2 प्रोविंस कराच और हमदान का प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील के तौर पर अपॉइंट किया जाता है। ये दोनों प्रोविंस एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पर होती है, जिससे एक साथ दोनों जगहों पर काम करने में इब्राहिम रईसी को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर 4 महीनों बाद इन्हें फाइनली हमदान प्रोविंस का प्रोसिक्यूटर बना दिया जाता है। 4 साल बाद यानी 1985 में इन्हें तेहरान का डिप्टी प्रोसिक्यूटर बना दिया जाता है और यही वो मौका होता है जब वो राजधानी तेहरान में काम करते हुए 1988 में पहली बार उस टाइम के सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खामिनेई के नज़र में आते हैं। याद रहे ये वही दौर था जब ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन रेजीम के खिलाफ हथियार उठाने वाले और इराक ईरान वॉर में देश से गद्दारी करके इराक के साथ देने वाले एक ग्रुप के जिसका नाम मुजाहिदीन खल्क था, उनके लोगों पर तेहरान के कोर्ट में केस चल रहा था। जिसका भी नाम मुजाहिदीन खल्क से जुड़ता उन्हें फ़ौरन एक सेपरेट जेल में शिफ्ट कर दिया जाता। देखते ही देखते जेल के अंदर लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। फिर ईरान की सरकार के जरिए एक डेथ कमीशन बनाया गया जिनका काम जुर्म साबित होने के बाद फांसी की सज़ा सुनाना होता था। इस डेथ कमीशन में टोटल 4 जज काम कर रहे थे, जिसमें से एक इब्राहिम रईसी भी थे। इसी दौरान डेथ कमीशन के जरिए लगभग 29 से 30 हज़ार लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई, जिसके बाद पूरे वेस्टर्न कंट्री में रईसी को पूचर ऑफ तेहरान यानी तेहरान का कसाई कहा जाने लगा। लेकिन इब्राहिम रईसी अपने ऊपर लगने वाले आरोपों को हमेशा गलत बताया करते थे और इन सब आरोपों को वेस्ट का प्रोपेगेंडा बताया करते थे। फिर 28 सालों के बाद यानी 7 मार्च 2016 को इन्हें अस्तन कुद्स रजवी का चेयरमैन बनाया गया। अस्तन कुद्स रजवी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ईरान में मौजूद इमाम रजा दरगाह की देखरेख करता है। ये दरगाह ईरान के शहर मशहद में लोकेटेड है। इसी दरगाह में इस्लाम के 8वें इमाम हजरत अली अल रिदा अलैहिस्सलाम की कब्र भी मौजूद है। जो लोग इमाम के कॉन्सेप्ट को नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि जिस तरह सुन्नी मुस्लिम्स में खलीफा का कॉन्सेप्ट होता है, उसी तरह शिया मुसलमानों में इमाम का। बात करें इस दरगाह की तो इस दरगाह में लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी और एरिया वाइज दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी मौजूद है। इब्राहिम रईसी के जरिए इस दरगाह की 11 महीनों तक देख रेख करने के बाद आखिर वो वक्त आता है जब इब्राहिम रईसी पूरी तरह से ईरान के पॉलिटिक्स में इंटर करते हैं। इन्हें फरवरी 2017 में ईरान के एक मशहूर पॉलिटिकल पार्टी PFIRF यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी फोर्सेस के जरिए ईरान के प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट कैंडिडेट अनाउंस कर दिया जाता है। इसी दौरान मई 2017 में एक कैंडिडेट के जिनका नाम
मोहम्मद बागेर गालिबफ होता है, वो इब्राहिम रईसी को समर्थन देते हुए अपने आप को इलेक्शन से विड्रॉ कर लेते हैं। फिर ईरान में इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है और कुछ ही दिनों बाद इलेक्शन का रिजल्ट भी सामने आ जाता है, जिसमें इब्राहिम रईसी को 39% वोट मिलता है और वो इलेक्शन हार जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर हसन रूहानी, जो कि MDP पार्टी के कैंडिडेट होते हैं, उन्हें 58% वोट मिलता है और ये ईरान के 7वें प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इसी दौरान साल 2019 तक इब्राहिम रईसी अस्तन कुश रजवी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन ही रहते हैं। फिर 2 सालों तक वे अपने आप को 2021 में होने वाले नेक्स्ट इलेक्शन के लिए तैयार करते हैं और इस इलेक्शन में वो 72% वोट के साथ इलेक्शन जीत जाते हैं और ईरान के 8वें प्रेसिडेंट बन जाते हैं। प्रेसिडेंट बनने के बाद इनके सामने बहुत से चैलेंजेस होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है USA के जरिए ईरान पर लगाए गए सैंक्शंस, और ईरान चाहकर भी इन सैंक्शंस को अपने ऊपर से नहीं हटा सकता। इसलिए इब्राहिम रईसी ने इन सैंक्शंस को बेअसर करने के लिए अपने आसपास के सारे कंट्रीज से रिश्तों को बेहतर करना शुरू किया। इसी कड़ी में चाइना ने ईरान और सऊदी में नॉर्मलाइजेशन करवाया और ईरान के जरिए अपने कच्चे तेल को बड़े पैमाने पर चाइना में एक्सपोर्ट किया गया। इसी टाइम रसिया और ईरान के बीच कई बड़े बड़े डिफेंस डील भी हुए। रसिया को यूक्रेन के साथ वॉर की वजह से ड्रोन्स और मिसाइल की जरूरत थी। ईरान ने इस मौके पर रसिया की मदद की और उसे ड्रोन्स और मिसाइल्स एक्सपोर्ट किया, जिस पर USA ने ईरान पर और ज़्यादा सैंक्शन लगाने की धमकी भी दी थी। ईरान ने पहली बार अफगानिस्तान में अमेरिका के खिलाफ तालिबान गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, जिससे अफगानिस्तान और ईरान के रिश्ते बेहतर हुए। फॉरेन कंट्रीज से ट्रेड बढ़ाने के लिए इब्राहिम रईसी कई सारे कंट्रीज के लीडर से मिलते हैं और ईरान की इकोनॉमी को वापस से पटरी पर लाने की कोशिश करते हैं। इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी होते हैं। ये सब चल ही रहा होता है कि ईरान और अजरबैजान के जरिए साल 1999 में शुरू किया गया एक जॉइंट डैम प्रोजेक्ट, जिससे पैदा होने वाली बिजली को दोनों देश आपस में शेयर करेंगे, पूरा हो जाता है। अब जब ये ईरान और अजरबैजान का एक जॉइंट प्रोजेक्ट था, तो ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी 19 मई को अजरबैजान पहुंचते हैं और वहां के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयव के साथ उस हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम का इनॉग्रेशन करते हैं। डैम के इनॉग्रेशन के तुरंत बाद इब्राहिम रईसी और उनके साथ आए हुए बाकी के लोग खुदा आफरीन सिटी से तबरेज़ सिटी की तरफ बढ़ते हैं। इस बीच उनके साथ 2 और हेलीकॉप्टर होता है, जिसमें ईरान के कुछ मिनिस्टर और सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं। अब तक तो सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही तीनों हेलीकॉप्टर ऊजी विलेज के नज़दीक पहुंचता है, अचानक से मौसम खराब होने लगती है। सामने कोहरा और बादल होता है, जिसको देखते हुए एक पायलट, जो कि प्रेसिडेंट रईसी के हेलीकॉप्टर को ऑपरेट कर रहा होता है, साथ चल रहे दोनों हेलीकॉप्टर को और ऊंचाई पे ले जाने को कहते हैं। जिसके बाद दोनों हेलीकॉप्टर अपनी अपनी ऊंचाई को बढ़ाते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है, लेकिन तीसरा हेलीकॉप्टर के जिसमें इब्राहिम रईसी बैठे होते हैं, वो कहीं गायब हो जाता है और इस बात का पता उन दोनों हेलीकॉप्टर को पूरे आधे घंटे बाद चलता है। फिर दोनों हेलीकॉप्टर के पायलट रेडियो सिग्नल के जरिए लगातार तीसरे हेलीकॉप्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाती है। अचानक से बचे हुए दोनों हेलीकॉप्टर में से एक हेलीकॉप्टर पर बैठे आदमी को कॉल आता है। कॉल पर होते हैं तबरेज़ मस्जिद के इमाम, जिन्हें इब्राहिम रईसी अपने साथ डैम के इनॉग्रेशन के लिए ले जाते हैं। इमाम अभी जिंदा होते हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी चोट लग चुका होता है। उनसे जब पूछा जाता है कि वो किस जगह पर मौजूद है, तो वो बस इतना कह पाते हैं कि मैं एक जंगल में हूँ और यहाँ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। इतना कहते ही उनका फ़ोन से कांटेक्ट भी ख़त्म हो जाता है। ये बात जब ईरान के IRGC के बड़े ऑफिसर्स को पता चलता है, तो वो फ़ौरन हेलीकॉप्टर को ढूंढना शुरू कर देते हैं और ये बात जैसे ही मीडिया में आती है कि प्रेसिडेंट रईसी के हेलीकॉप्टर का हार्ड लैंडिंग हुआ है, ईरान के सड़कों पर कुछ इस तरह का माहौल होता है। लोग प्रेसिडेंट रईसी के सलामती के लिए दुआ करने लगते हैं। IRGC और सुप्रीम लीडर वगैरह को ये बात पता चल जाता है कि हेलीकॉप्टर में किसी का भी बच पाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर की सुपर हार्ड लैंडिंग हुई थी। इसके बाद ईरान की स्टेट मीडिया पूरी तरह से साइलेंट हो जाती है। लोग इस बात को जानने के लिए बेचैन हो जाते हैं कि इब्राहिम रईसी जिंदा भी है या नहीं। इस चीज़ को लेकर जब इजराइल की मीडिया किसी मिनिस्टर से हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग के बारे में पूछता है, तो वो कहते हैं कि सब मारे जा चुके होंगे और सफाई देते हुए ये भी कहते हैं कि हमारा यानी इजराइल का इस हादसे में कोई रोल नहीं। जिसके बाद सोशल मीडिया पर मोसाद ट्रेंड करने लगता है, जो कि इजराइल की इंटेलिजेंट एजेंसी है। इजराइल के इस बयान को लेकर कुछ लोग ये सोचने लगते हैं कि अभी तक खुद ईरान की मीडिया ने कुछ कंफर्म नहीं किया कि प्रेसिडेंट रईसी जिंदा है या नहीं, लेकिन इजराइल को ये कैसे मालूम कि सारे लोग मारे जा चुके हैं।
इस सवाल का जवाब ये है कि जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद ईरान के IRGC को ये बात पता चल चुका था कि हार्ड लैंडिंग की वजह से किसी के भी जिंदा बचने की उम्मीद बहुत ही कम है। इसलिए ईरान की मीडिया को भी कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक को देने से मना कर दिया गया। ईरान की मीडिया के इसी खामोशी की वजह से इजराइल ने इस तरह का बयान दिया। और वैसे भी हार्ड लैंडिंग में लोगों के बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। वैसे तो हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर दूसरी थ्योरी ये भी कहती है कि इब्राहिम रईसी का कद जिस तरह से ईरान की पॉलिटिक्स में बढ़ती जा रही थी, मानो उन्हें ईरान का अगला सुप्रीम लीडर बनना था। लेकिन ईरान के कुछ लोग जो कि सुप्रीम लीडर की रेस में पहले से ही मौजूद थे, जैसे कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के बेटे और दूसरे ईरान के बड़े लीडर, उन्होंने साजिश के तहत हेलीकॉप्टर में कोई टेक्निकल फॉल्ट करके या बॉम्ब लगाकर हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया। याद रहे, ये सब सिर्फ थ्योरीज है, ना कि रियलिटी। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। और ये थ्योरी पूरी तरह से गलत साबित होती है, क्योंकि ईरान में सुप्रीम लीडर का चुनाव गार्जियन काउंसिल करता है और गार्जियन काउंसिल किसी ऐसे आदमी को कभी भी सुप्रीम लीडर नहीं चुनेगा जिसका ईरान में कोई राजनीतिक इतिहास ना हो। और वैसे भी जब कुछ महीनों पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई से उनके बेटे को नेक्स्ट सुप्रीम लीडर बनाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने खुद ही इस बात से इनकार कर दिया। इसके अलावा इब्राहिम रईसी के डेथ को लेकर एक और थ्योरी है जो अब तक की सबसे सच्ची थ्योरी लग रही है। इसके हिसाब से प्रेसिडेंट रईसी की डेथ खराब मौसम की वजह से हुई है, क्योंकि हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद जब रेस्क्यू टीम को भेजा गया उन्हें ढूंढने को, तो खराब मौसम और कोहरे की वजह से वो भी हेलीकॉप्टर को नहीं ढूंढ पाए। फिर तुर्की और रसिया जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले देशों ने अपने ड्रोन्स वगैरह हेलीकॉप्टर को ढूंढने के लिए भेजा और आखिरकार एक तुर्किश ड्रोन बैरक्टर अकेंची ने अपने हीट डिटेक्ट करने वाले सेंसर की मदद से उस हेलीकॉप्टर को ढूंढ लिया और हेलीकॉप्टर का लोकेशन ईरान की रेस्क्यू टीम को भेजा। ईरान की रेस्क्यू टीम 20 मई को क्रैश हुए हेलीकॉप्टर तक पहुंच पाती है और पता चलता है कि एक भी लोग जिंदा नहीं बच पाए हैं। हेलीकॉप्टर में टोटल 9 लोग होते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट रईसी, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर अब्दुल्लाहियान, ईरान के ईस्ट अज़रबैजान प्रोविंस के गवर्नर, तबरेज़ सिटी के इमाम और बाकी के 2 पायलट और 3 बॉडीगार्ड शामिल थे। अब अगर आप तेहरान से खुदा आफरीन सिटी, जहां ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी डैम का इनॉग्रेशन करने के लिए गए थे, उनके बीच की डिस्टेंस को देखेंगे तो ये लगभग 550 किलोमीटर है। तो क्या इतनी दूर इनका हेलीकॉप्टर से जाना ठीक था? इन्होंने हेलीकॉप्टर की जगह प्लेन को क्यों नहीं चुना? इसका जवाब ये है कि वो वहाँ एक डैम का इनॉग्रेशन करने गए थे, उसका पूरा मुआयना वो हेलीकॉप्टर से अच्छे से कर पाते। और वैसे भी वो बस आफरीन सिटी से तबरेज़ सिटी, जिसकी दूरी लगभग 180 से 200 किलोमीटर है, वहीं तक हेलीकॉप्टर से ट्रैवल करने वाले थे। जिस हेलीकॉप्टर से वो सफ़र कर रहे थे उसका रेंज भी 200 किलोमीटर से ज़्यादा ही था। और ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी बड़े लीडर की मौत हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई हो, जैसे कि चिली देश के प्रेसिडेंट, जिनका हेलीकॉप्टर हाल ही में 5 फरवरी 2024 को क्रैश हुआ और उनकी डेथ हो गई। इसी तरह 13 अप्रैल 1966 को इराक के प्रेसिडेंट, 27 अप्रैल 1969 को बोलीविया के प्रेसिडेंट और 8 दिसंबर 2021 को हमारे देश के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की डेथ भी हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से ही हुई थी। खैर, अब बात करते हैं कि क्या प्रेसिडेंट रईसी की डेथ के बाद ईरान की लीडरशिप बिखर जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं, लेकिन ईरान को इसका काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। पहले बात करते हैं कि ईरान की लीडरशिप कैसे नहीं बिखरेगी। तो इसे समझने के लिए हमें ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर के रोल को समझना होगा। देखिए, ईरान के अंदर सबसे बड़ी पोजीशन सुप्रीम लीडर की होती है। इनके अंडर ही प्रेसिडेंट, जुडिशियरी यानी लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड सारे वर्क, पार्लियामेंट, आर्मेड फोर्स और गार्जियन काउंसिल आती है। गार्जियन काउंसिल का ही काम होता है देश में इलेक्शन को करवाना, जैसे कि हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन होती है। ओवरऑल अगर ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर के रोल को समझा जाए तो ये वैसा ही है जैसे कि हमारे यहाँ होम मिनिस्टर, बस कुछ पावर्स सुप्रीम लीडर के पास एक्स्ट्रा होती है। प्रेसिडेंट रईसी की डेथ के बाद ईरान के वाइस प्रेसिडेंट को ईरान के कानून के मुताबिक प्रेसिडेंट बना दिया गया और 50 दिनों के अंदर ईरान में फिर से इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन जहां तक बात है ईरान के लोगों की, तो ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और वो ये है कि ईरान ने अपने देश के सबसे बड़े डिप्लोमेटिक प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी को खोया है, जो कि फ्यूचर में सुप्रीम लीडर भी बनने वाले थे। इन सब चीज़ों के अलावा कुछ लोगों के दिमाग में एक सवाल ये भी है कि क्या हिजबुल्लाह, हमास और हुती उस तरह से इजराइल का मुकाबला कर पाएंगे जैसा कि पिछले 8 महीनों से कर पा रहे हैं? तो इसका जवाब है हाँ। ईरान उसी तरह से फ़लस्तीन को सपोर्ट करता है जिस तरह से अमेरिका इजराइल को।
बस फ़र्क इतना है कि अमेरिका ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए वो इजराइल को खुला सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ इस बात की भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि आखिर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ कैसे, और इस इन्वेस्टिगेशन में रशिया ने ईरान को मदद करने का पूरा वादा किया है। बाकी इस पूरे इंसिडेंस को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कुछ और खास।